हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए गांव का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था। तो इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, फिर जातक कथा पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो टॉपिक और होगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर अगले डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी नया पाठ को लेकर आएंगे और नया टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ दिन में ही हम लोग का ये 6 क्लास का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अगर आप मेरे से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं जिससे आप कहीं फंस रहे हों, आपको समझ में नहीं आ रही हो, या फिर हम जो बोले वो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से करके मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी रिप्लाई देंगे और कमेंट बॉक्स में भी लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। गांव का सबसे प्रभावशाली शक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था। इसके बाद गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम यानी बंधुआ मजदूर, जैसे कि दास गुलाम होता है, बंधुआ मजदूर जो मतलब कि 1,000-2,000 का दिन, मतलब डेली का 1-2 हज़ार लेगा और वो मजदूरी करेगा खेती के लिए। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उसे गृहपति कहा जाता था। तो जिसके पास, जो छोटे किसान थे उनको, जिसके पास अपना भूमि होता था उसको क्या कहा जाता था? गृहपति। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते थे। उसे कहा जाता था कि बटैया टाइप पे कहा जाता था कुछ। एक सेकेंड। मनी पर, मतलब कि बटैया पर अपना खेत जोतते थे। जैसे कि दूसरा के खेत अगर आप वो जोत रहे हैं, दूसरा के खेत में वो अपना काम कर रहे हैं, तो आधा पैसा और आधी चीज़ें वो दूसरे को देंगे और आधा पैसा आधा चीज़ें वो खुद रखेंगे। इस तरह से मजदूरी करते थे। इस तरह के लोग में दास कार्य, कर्मकार, शिल्पकार आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेलाल कहा जाता था। छोटे किसान उणवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूरी वर्ग एवं दासों को कैडिसियार और आदिमई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मध्योत्तरकालीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए और बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र थे। यहाँ महिलाएं भी काम करती थीं। विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थीं। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। श्रेणी बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मध्योत्तरकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतने अधिक प्रगति की। भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेश में निर्यात करने वाला देश बन गया। इसी क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी एवं धर्म संस्कृति के साथ संयम स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों का कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुए।
जातक कथा एक निर्देशन की चतुराई। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित है जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने उसने एक मारा हुआ चूहा देखा। उसे चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों की आंधी आई। वहाँ के राजा का बगीचा टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उससे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली सारी टहनियाँ एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियाँ एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया और टहनियाँ एवं पत्तों भी एक जगह जमा हो गया। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उस टहनियों एवं पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसा इकट्ठे हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 50 व्यक्तियों को पानी पिलाया। देखिए कितना दिमाग से ये, मतलब लास्ट में क्या होगा कि ये राजा बन जाता है, मतलब धनी हो जाता है। तो बहुत कितना दिमाग से पैसा बटोर रहा है। तो इसी से कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरती है। तो बूंदे बूंद से, पानी की बूंद बूंद से ही तालाब भर जाती है। तो वैसे ही कहा जाता है कि एक एक रुपया जुटाने से ही आदमी मतलब ये धनी बन जाता है। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वाले ने उसी से कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़े के साथ एक बड़ा व्यापारी शहरों में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वाले के पास जाकर कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति धनी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वो निर्धन था, मतलब उसके पास कुछ नहीं था, मतलब भिखारी टाइप था, और एक एक रुपया जुटा कर वो धनी बन गया। तो इस तरह से बूंद बूंद से ही तालाब भरती है। तो एक एक रुपये जुटाएंगे ही तो आप अमीर बनेंगे। ऐसे ही बच्चा से कोई पैदा नहीं होता है अमीरी। तो इस तरह से अपना शौक श्रृंगार पूरा कीजिए, लेकिन हाँ पैसा बटोर कर रखिए। ये नहीं कि कुछ ऐसे फेंक दीजिए, कुछ वो कर दीजिए, कुछ ज़्यादा ही अपन शौक श्रृंगार में फेंक दीजिए, ज़्यादा हद से ज़्यादा उड़ाइए तो नहीं। अगर देना ही है, करना ही है, तो कुछ गरीब बच्चों को बुक दान कीजिए, गरीब बच्चों को खिलाइए, गरीब बच्चों को उनका थोड़ा बहुत शौक पूरा कीजिए। जो उनके मतलब वो नहीं सोच सकते वो चीज़ आप कीजिए, वो चीज़ करके खुशी प्राप्त कीजिए। ये नहीं कि 500 लाख का मेकअप खरीद रहे हैं, मार घूम रहे हैं, दुनिया जहान घूम रहे हैं। घूमना क्या है, घूमने के लिए थोड़ी हम लोग ज़मीन पर धरती पर पैदा हुए हैं। कुछ करना है तो अच्छा करके धरती से ये कीजिए, मरिए, नहीं तो मत मरिए, जहर खा लीजिए। तो इस प्रकार से होता है, धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अच्छा करने का मतलब ये होता है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाइए, गरीब बच्चों को ये कीजिए, और विधवा आश्रम में कुछ पैसा दीजिए, इस तरह से काम कीजिए। ये नहीं कि अरे मार क्लब पार्टी में जाकर डांस कर रहे हैं, बिना मतलब के पैसा उड़ा रहे हैं, मेकअप पर 5 लाख पैसा उड़ा रहे हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। अच्छा करना है तो अच्छा से वही कीजिए कि आप कुछ ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको जो पैसे का ये है, हॉस्पिटल में पैसा खर्च कीजिए। जिनके पास पैसा नहीं होता इलाज कराने के लिए, बहुत ऐसा चीज़ है जो आप कर सकते हैं और उस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी। जिसको खुशी चाहिए असल में तो मिल जाएगी। वैसे तो नाम मेरा खुशी ही है, मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं उस लायक बनूँगी तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरे को दिखावा पसंद नहीं है कि बहुत दिखाना है मेरे को कि अरे हमको ये किए हैं, दिखा के ये यूट्यूब पर डाल दिए वायरल हो गए, ये हमको नहीं करना है।
हाँ, उस लायक के मैं जब बनूँगी तो मैं प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि मैं इतना ज़रूर काम करूँगी, बच्चों के लिए कुछ पढ़ाओ, बच्चों को ये करो, विधवा आश्रम में कुछ दो, हॉस्पिटल में किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करो, ये ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ये ज़रूर करूँगी, मैं तो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तो करूँगी। मेरे अगर यूट्यूब पे 1 लाख रुपए हो गए, मैं उस दिन तो क्या, उस दिन अपने आप से ये प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे यूट्यूब पर जिस दिन 1 लाख हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ मेरे नज़र में है जो गरीब बच्चों के लिए, विधवा जो माँ हैं उनके लिए, विधवा आश्रम में, हॉस्पिटल में, उनके लिए हमको बहुत कुछ करना है। तो इसलिए दिखाना नहीं है कि हम ये चीज़ कर दें, प्रॉमिस पूरा कर दें, बस अपने मन को ये करो, भगवान सब देखता है। तो अच्छा काम करना चाहिए जिससे भगवान भी प्रसन्न हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 था हिस्ट्री में, तो जो आज की क्लास में हम लोग को ख़त्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, मतलब क्लास 11 स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो उसके लिए अगर मेरा वीडियो पढ़ना है तो 11 का क्लास 11 सॉरी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, वंदे मातरम। और अपने सारे परिवार को अच्छा से इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। और गरीब बच्चों को आप, मेरे पास तो 10 ही रुपये रहता है ना, अगर मेरे को कहीं गरीब बच्चा दिख जाता है, उसको मतलब वो चीज़ खाने को मन करता है तो मैं तो वो दे देती हूँ खरीद कर। मेरे पास 5 भी रुपये क्यों नहीं रहेगा तो मैं दे दूँगी, मैं दे देती हूँ। क्यों दूँ, मेरे को वो देने से खुशी मिलती है तो मैं दे देती हूँ। तो ऐसे आप भी कीजिए, आप किसी को अच्छा से ये कीजिए। और यूट्यूब पर ये सब मत डालिए कि अरे गरीब बच्चों को मैं खिलाई, गरीब बच्चों को ये की, गरीब बच्चों को वो की। भगवान आपको देख रहा है, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू न्यू चैप्टर के साथ, ऐसे न्यू न्यू टॉपिक के साथ, बीच बीच में छोटा बहुत बात भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।